मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपके यहां से जाने के बाद समाज की ताकत जरूर बढ़नी चाहिए। एक पहली चीज, मैं अपनी बातों को गहनता से रखता हूं और मुझे आप लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं आप लोग यहां पर जो बैठे हैं सभी का आप लोगों ने सम्मान किया, सबको पुरस्कृत किया, सबका नाम लिया। मैं बोलता हूं यहां पर बैठकर बात करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जमीन पर बैठकर इन लोगों के विचारों को सुनना। और मैं चाहता हूं कि जो लोग यहां पर बैठे हैं वो अपने आप का स्वागत करें और समाज के लिए एक सम्मानजनक ताली बजाएं। मैं अपने भाषण को शुरुआत करने से पहले अरमो दादा से अनुमति चाहता हूं कि मैं अपने समाज से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम को कार्यक्रम नहीं मानता। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 1993 में जो आदेश पारित हुआ और उन्होंने आदिवासियों को एक विशेष राष्ट्रीय स्तर का अधिकार दिया, वो अधिकार क्या लगता है नाचने के लिए दिया होगा? क्या लगता है भाषण के लिए दिया होगा? क्या लगता है एक जगह आने के लिए दिया होगा? यह अधिकार आज के दिन जिस जमीन पर बैठकर आप लोग इस कार्यक्रम को याद कर रहे हो, इस दिन को याद कर रहे हो और मना रहे हो, यह जगह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है जो तुम्हारे देश के संविधान में मौजूद है। और इस 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के लोग सार्वजनिक रूप से, जिसको पब्लिक पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको ग्राम सभाओं की ग्राम सभा बोलते हैं, उस ग्राम सभा को तुम लो और अपने हक अधिकार और सम्मान के बारे में बात करो। इसके लिए आज का दिन सुनिश्चित किया गया, इसके लिए आज के दिन को याद किया जाता है। मैं देखा आपके कार्यक्रम में आया, आप लोगों ने मेरी छोटी बहनों को बहुत अच्छा शारीरिक कौशल दिया है। उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया। आपने लड़ने वाली काम को नाचना तो सिखा दिया, लड़ना कब सिखाओगे? मेरा सवाल है, आप लोगों ने हमारी क्रांतिकारी जमात की पैदा हुई क्रांतिकारी पीढ़ी को नाचना सिखा दिया, लड़ना कब सिखाओगे? ये बात पूरी ताकत के साथ और पूरे होशो हवस में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस देश में, इस देश की सत्ताधारी षड्यंत्रकारी जमात आदिवासियों को सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलती है। सब्स्टिट्यूट ह्यूमन का मतलब जानते हो? सब्स्टिट्यूट ह्यूमन का मतलब होता है पर्यायी मानव। जिस आधार पर अगर किसी को जमीन चाहिए होती है तो सबसे पहले आदिवासियों की लेते हैं, और अगर किसी को किडनी चाहिए होती है तो आदिवासियों की तरफ देखते हैं। किसी को खून चाहिए होता है तो आदिवासियों का लेते हैं, किसी को स्किन चाहिए होगी तो आदिवासियों का लेंगे, किसी को बाल चाहिए होंगे तो आदिवासियों का लेंगे। और अगर किसी बिगड़ी हुई बाप की औलाद को किसी महिला का शारीरिक शोषण करना हो तो सबसे पहली नजर इनकी हमारी माँ बहनों की शरीर की तरफ जाती है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। जिस देश के मालिक हो तुम, जो देश तुम्हारे सरजमी से पहचाना जाता है, जिस देश की जल जंगल जमीन के लिए तुम्हारी कौम ने आहुतियां दी, उस काम को हम लोग भूल गए। इस देश की जल जंगल जमीन के लिए जिन्होंने अनगिनत लहूलुहान क्रांतिकारियां की, वो आज भी इतिहास के पन्नों से बाहर है, और जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई वो इतिहास में अजरामर हो गए। ये व्यवस्था देश में देखने को मिलती है, ये परिस्थिति समाज में देखने को मिलती है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ और मैं देख रहा हूं कि जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या गाना बज रहा है तो पूरा समाज एक तरफ आ रहा है, और जब हक अधिकार और सम्मान की बात हो रही है तो आप लोग दूर जा रहे हो। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर सुरक्षित और महफूज रहना है तो समाज के बीच में रहो। समाज से दूर भागोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ये यंत्र पूरे देश में चल रहा है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। 2023 में
इसी देश की केंद्र सरकार ने देश में एक एजेंडा चलाया जिसको G20 का नाम दिया गया। इस G20 के नाम पर NRI कंपनीज को इनवाइट किया गया, जिसको मेडिकल फैसिलिटी बोलते हैं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी को यहाँ पर इनवाइट किया गया और उनसे कॉन्फ्रेंसेस में उनको वादा किया गया कि आने वाली लोकसभा में हम लोगों को आप अगर चुना के लाते हो, अगर देश में हमारी गवर्नमेंट बनती है, तो आप जिस जमीन पर, जिस व्यवसाय पर उंगली रखेंगे वो तुम्हारा होगा। उसमें 43 NRI कंपनीज शामिल थी और 43 कंपनीज में 23 NRI कंपनियों ने सबसे बड़े बिजनेस की तरफ ध्यान दिया और उसको बोलता है ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट। अगर किसी मेडिकल व्यवस्था के आदमी को किसी बिगड़ी हुई बात जो यहां से लंदन जाता है और लंदन जाकर अमेरिका जाकर अनेक तरीके की दारू का मदिरा पान करता है और उसके फेफड़े खराब होते हैं, उसका किडनी खराब होता है, उसकी स्किन खराब होती है, तो सबसे पहले इन लोगों को ऑर्गन्स चाहिए होंगे। तो किसके ऑर्गन्स लेंगे? विश्व में WHO की रिपोर्ट है कि सबसे बेहतर और क्वालिटी वाला खून अगर किसी का है तो आदिवासियों का है। किसी का सबसे मजबूत हड्डी अगर किसी की है तो आदिवासियों की है। सबसे बेहतरीन DNA किसी का अगर है तो आदिवासियों का है। हम डायरेक्ट इन लोगों के ऑर्गन्स को नहीं ले सकते। इसके लिए उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसको टाइगर कॉरिडोर बोलते हैं और इसी टाइगर कॉरिडोर के माध्यम से तुम्हारे छत्तीसगढ़ का जो भानु प्रतापपुर है, तुम्हारे कवर्धा से लेकर जो मलाजखंड वाला बेल्ट है, काना केसरी वाला बेल्ट है, काना केसरी से लेकर मलाजखंड, मलाजखंड से लेकर बैयर और बैयर से लेकर उधर तुम्हारा नवेगांव नागजीरा और नवेगांव नागजीरा से लेकर तुम्हारी इंद्रावती नदी तेलंगाना तक एक टाइगर कॉरिडोर का बेल्ट बनाया गया, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ आदिवासी विस्थापित होंगे। जब यह आदिवासियों का विस्थापन होता है तो इनका रिहेबिलिटेशन किस तरीके से होता है? आपके खाते में पैसे तो आते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग कैसे होता है यह आज तक किसी ने नहीं बताया, ना किसी ने सुनाया कि हम लोग आदिवासियों को लेकर क्या सोचते हैं। जिन क्षेत्र में माइनिंग होने वाली है, जिन क्षेत्र में टाइगर कॉरिडोर बनने वाला है, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क बनने वाला है, जिस क्षेत्र में एक जलाशय बनने वाला है, वो क्षेत्र कौन सा है? 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और अगर ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है तो इसकी जो कमान है वो किसके पास है? ऑब्वियसली तुम्हारे पास वो रिजर्व सीट है और उस रिजर्व सीट से जीत कर जाने वाला आदमी कौन होगा? आदिवासी होगा। तो तुम्हारे आदिवासी आदमी के लीडरशिप में तुम्हारी जमीन का सौदा हो रहा है, ये संभव है क्या? अगर तुम अपने आप को आदिवासियों का लीडर साबित कर रहे हो तो ये संभव है क्या? इस बात को पहले बात करो, उसके बाद हम लोग बाकी के चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस देश में एक अलग तरीके की क्रोनोलॉजी को लोग समाज के सामने रख रहे हैं। क्रोनोलॉजी यानी धर्म, क्रोनोलॉजी यानी पार्टी, क्रोनोलॉजी यानी संगठन। ये मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को एक अपेक्षा भी चाहता था कि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने अपने जीवन का एक अरसा समाज की सेवा के लिए बिताया है, पर मैं ये चाहता हूं कि जिस बंधन के नीचे आप खड़े हो वहां पर अपने मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से बात करो, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से बात सुनो और सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से एक निर्णय लो कि आज के दिन इस ग्राम सभा में हम पूरे ग्रामवासी मिलकर एक ऐसा फैसला कर रहे हैं और तुम्हारे स्टेट की गवर्नर जो तुम्हारी फर्स्ट गार्जियन ऑफ द स्टेट होती है उसको हम लोग एक लेटर जारी करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जो तुम व्यवहार कर रहे हो, हमारी महिलाओं के साथ जो तुम कर रहे हो, वो हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी कही है किसी कवि ने कि घर मेरा जल रहा है तो हवाओं का रुख इधर भी होगा। घर मेरा जल रहा है तो हवाओं का रुख इधर भी होगा, राख मैं हो रहा हूं तो खाक तुम भी होंगे। मैं ये बात मणिपुर के लिए बोल रहा हूं। अगर मणिपुर में बॉक्साइड है, अगर मणिपुर में आयरन है और अगर मणिपुर में मिनरल्स है तो तुम्हारे छत्तीसगढ़ में मणिपुर से ज्यादा मिनरल्स है। तुम्हारे पास कोयला है, तुम्हारे पास बॉक्साइड है, तुम्हारे पास आयरन है,
तुम्हारे पास तांबा है, तुम्हारे पास पानी है। ये एक बात पूरे मंच से सभी कार्यकर्ता के माध्यम से जोर शोर से बोली जाती है कि इस देश की जल जंगल हमारे हैं, जल जमीन जंगल हमारे हैं। जल जंगल जमीन किसका? आदिवासियों का। लेकिन एक भी आदिवासी, जंगल से निकलने वाले जितने भी प्लाउड्स है, कितने ऐसे आदिवासी है जो तुम्हारे फर्नीचर कंपनी के मालिक है, आरा मशीन कंपनी के मालिक है? कितने ऐसे आदिवासी है जो वाटर मिनरल कंपनी के मालिक है? कितने ऐसे आदिवासी है जो सैंड माइनिंग करते हैं? कितने ऐसे आदिवासी है जो तुम्हारे भू संपदा पर रहने वाले जितने भी मिनरल्स है उसकी ओनरशिप करते हैं? क्या तुम्हारी ग्राम सभाएं तुम्हारे धरातल पर तो जो जमीन के ऊपर है उपज है और जो जमीन के अंदर उपज है इसकी मालिकियत दिखा रहा है? कौन है? 2006 में एक ऐतिहासिक जजमेंट पास हुआ, एक कानून बनाया गया जिसको FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए, उनके हिस्से में टुकड़ा भर जमीन आनी चाहिए, इसके लिए बनाया गया कानून आदिवासियों के लिए और पट्टे अडानी को। ये कौन सा कानून है? हम लोग एक टुकड़े भर जमीन के लिए कलेक्टर कार्यालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के एरिया रगड़ रगड़ कर थक जाते हैं। माइक थक गया क्या? यहाँ पर बैठे हो, कानून आदिवासियों के लिए और इम्प्लीमेंट किसी तीसरे के लिए होता है। ये कानून कितपत तुम्हारे लिए हितदायी है, संवर्धनदायी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, मैं दूर से चलकर आपके क्षेत्र में MLA बनने के लिए नहीं आया। मुझे इस बात की भली भांति जानकारी है कि आने वाले 5 साल के बाद रेंगाखार की जमीन से आयरन निकाला जाएगा, इसी जमीन से तांबा निकाला जाएगा, इसी जमीन से कोयला निकाला जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा कोल माइंस का बेल्ट है, जिसको तुम बालाघाट के नाम से जानते हो। कितने किलोमीटर है बालाघाट? कितने किलोमीटर है गढ़चिरौली? कितने किलोमीटर है गोंदिया? कितने किलोमीटर है चंद्रपुर? यही चंद्रपुर जो कोल माइंस का हब है। आज तुम्हारे बच्चे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के शिकार होते जा रहे हैं। ये लोग संस्कृति के नाम पर नेताओं के सामने अपने समाज का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूं, जब से इस देश में ये देश स्वतंत्र हुआ, तब से ये देश की जो मालकियत रखने वाली जमात है, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, वो आदिवासी आदमी आइसोलेशन पर जीते आया है। और जैसे ही वर्तमान में बैठी सरकार गवर्नमेंट में आई, इन्होंने वो आइसोलेशन का ही वायर खींच दिया और हम लोग तड़पने लगे। इतनी खतरनाक बीमारी हमको लगी और उस बीमारी का नाम है विस्थापन। कोरोना से भी भयावह अवस्था में आने वाली बीमारी है विस्थापन। इस विस्थापन को अगर कम करना है तो तुम्हारे बच्चों को नाचने से ज्यादा लड़ना सिखाओ। ये लोग कलम और किताब की ताकत से कितना लड़ सकते हैं, ये बातें बताओ। कैंपेनिंग चलाओ। कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए मत लो, या सरपंच बनना है इसलिए मत लो, जनपद का, जिला का अध्यक्ष पद लड़ना है इसलिए मत लो। तुम्हारी कौम के संघर्ष ने, तुम्हारी कौम के इतिहास ने तुमको ये बात कभी नहीं सिखाई कि नेता बनने के लिए तुम लोग अपने क्रांति समाज का उपयोग करो। क्रांतिकारी एक इस देश में 2 तरीके की जंग हुई। एक जंग जो सत्ता के लिए हुई, एक जंग जो जमीन के लिए हुई। और जमीन के बगैर तुम्हारे पास सत्ता होती क्या? तो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए जमीन, और इस जमीन के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, सहजना पड़ेगा। आज पूरे देश में एक क्रांति जल चुकी है और क्रांति की मशाल को लेकर हमारे लोग आ गए हैं। लेकिन जो संगठन के लोग हैं, ये संगठन के लोग, पहले जो संगठन चलता था वो समाज के सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए था, लेकिन आज का संगठन समाज के साथ साथ धंधा बन चुका है। ये व्यवस्था है। आज का नेता बिजनेस कर रहा है, आज के पार्टियां बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग पार्टी बना लिए, संगठन बना लिए, धर्म बना लिए, जाति बना लिए, यहाँ तक की भाषा भी बना लिए, लेकिन समाज कभी नहीं बना पाए। आज भी हम लोग बोलते हैं ये हलवा है, ये कोरकू है, ये गोंड है, ये बैगा है, ये सहारिया है, ये डहारिया है, ये बहारिया है। और ऐसी व्यवस्था में हम लोग लड़ते हैं। हमारे पूरे देश में कभी हलवाओं की संगठना अलग से अधिवेशन लेती है, कभी गोंडों की संगठना अलग से अधिवेशन लेती है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये जात बड़ी है या समाज? मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं, जात बड़ी है या समाज?
धर्म बड़ा यह समाज, नेता बड़ा यह समाज, संगठन बड़ा यह समाज। तो समाज नाम की संकल्पना को पैदा क्यों नहीं किया? समाज नाम की व्यवस्था को ज्वलित क्यों नहीं किया? हम लोगों ने समाज के नाम पर सामने आना चाहिए। साथियों, मैं एक आंदोलन लेकर यहाँ पर आया हूँ। पूरे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जैसा एक एक्ट आया जो 2023 में बनाया गया। हमारे पेशा कायदा में आने वाले जितने भी स्वायत्त अधिकार है, पेशा पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996, पेशा का एक उद्देश्य था कि पेशा कायदा के अंतर्गत आदिवासियों को स्वायत्त व्यवस्था का व्यवस्थापन मिले। वो लोग अपने क्षेत्र में होने वाले गतिविधियों के बारे में बात करें और वहां पर तुम्हारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी बगैर तुम्हारे एनओसी के। यहाँ पर संविधान में आर्टिकल 13(3) में भी बोला गया है कि हमारे अनुमति के कोई कलेक्टर, कोई प्रधानमंत्री तुम्हारे गांव में नहीं आ सकता, लेकिन हमारे गांव को ही भगाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। ये कानून और इस कानून की जानकारी हम लोग कब अपने समाज और बच्चों को देंगे? हमने गाने बजाए, बच्चों को नचाया, लेकिन यही बच्चे जब 25 साल की उम्र में आएंगे, जब 26 साल की उम्र में आएंगे और इनके जीवन के जिंदगी का फैसला होते रहेगा, तब आपसे सवाल करेंगे कि जो लोग मंच पर बैठे थे, जिसके हाथ में माइक था, ये माइक पर बोलने वाले लोग, जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? हमको जात पढ़ा रहे थे, हमको धर्म समझा रहे थे, हमको संगठन समझा रहे थे, हमको नेता समझा रहे थे, हमको पार्टी समझा रहे थे, और हम लोगों को एक चीज संस्कृति समझा रहे थे जो नाचने के स्वरूप में सामने आई। हमारी संस्कृति को कौन परिभाषित कर पाया आज तक? संस्कृति का मतलब क्या होता है? नाचना, बोलना। संस्कृति को परिभाषित करो। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि हम लोग संस्कृति को परिभाषित करने की तैयारी रखते पूरे पब्लिक पार्लियामेंट में। नॉट ओनली छत्तीसगढ़, देश में जितने भी 17 आदिवासियों का स्टेट्स है, वो पूरा का पूरा आधा भारत और उनकी पूरी पब्लिक पार्लियामेंट लगाया जाए और आप लोग संस्कृति और आदिवासियों को डिफाइन करके बताओ। कोई नहीं कर पाया। आदिवासी इतना गहरा शब्द है। आदिवासियों को षड्यंत्रकारी सत्ताधारी जमात में वनवासी बोला और वनवासियों के नाम पर कैंपेनिंग चलाई। हमारे बच्चों को वनवासी कल्याण आश्रम में एजुकेट किया और उन लोगों को वनवास होने का और वनवासी होने का मतलब पटा के दिया और उनके ब्रेन को लॉक कर दिया, उनके विचारों को नपुंसक कर दिया। ऐसी विचारधारा जो समाज में पनप रही है, उस विचारधारा को तुमको खत्म करना पड़ेगा। और जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके विचारों को हम मानते हैं, आदरणीय हमारे हीरा सिंह दादा मरकाम, महामानव कंट्याबिल, महामानव बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, तिलका मांझी, राघोजी भांगरे, ख्वाजा नाइक, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जनो और तमाम हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश की जल जंगल जमीन के लिए अपनी आहुति दी है, ऐसे समाज को और ऐसी व्यवस्था को खड़ा किया है जो समाज इस देश की मालकियत रखते रखते इस देश की व्यवस्था को देते देते मांगने वाला समाज कैसे बन गया, समझ में नहीं आया। साथियों, हम लोग बड़ी दुविधा में जी रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे भाषण कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं केवल 1 घंटा ही यहाँ पर उपस्थित रहूंगा, उसके बाद जेल की सलाखें मेरा इंतजार कर रही है। ये व्यवस्था पूरे देश में चल रही है। आपको बता दूं, 8 दिन पहले ही निकला हूं। जब मरकाम साहब से बात हुई है, उसके 8 दिन पहले ही निकला हूं। इसी संघर्ष के माध्यम से पूरे गढ़चिरौली की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। पूरे भानु प्रतापपुर से लेकर दमकसा और दमकसा से लेकर रायपुर, अभी ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट पूरा का पूरा सील किया जाएगा। हम लोगों को 1956 में एक अधिकार दिया गया था जिसको निस्तार का अधिकार बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार। यानी तुम लोग जंगल के जितनी भी उपज है उसको ला सकते हो, उसको बाजार में बेच सकते हो, लेकिन इन लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के माध्यम से पूरे की पूरी जंगल को सील कर दिया, तार लगा दिया। तुमको वहां से लकड़ी तक चुनने का अधिकार नहीं है। जो जंगल हमारे हैं उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अबे सरकार हमसे परमिशन लेना चाहिए कि यहाँ से रास्ता निकालू कि नहीं। तुम्हारे जंगलों में सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, पैरामिलिट्री को उन लोगों ने पैरामिलिट्री को एस्टैब्लिश कर दिया। ये पैरामिलिट्री जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वहां पर लड़ना चाहिए, वो आदिवासियों के बेल्ट में क्या कर रही है? यानी आदिवासियों को तुम गुन्हेगारी जमात का ट्रीटमेंट दे रहे हो, यानी आम लोगों को पैदाइशी गुन्हेगार साबित कर रहे हो।
ये जो क्षेत्र है ये आदिवासियों को पहले से ही गवर्नमेंट क्रिमिनल ट्राइबर जैसा ट्रीटमेंट दे रही है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा बात करने से ज़्यादा अच्छा है हमारे वरिष्ठ हमारे बीच में साहित्यक है हरमो दादा, हम लोग इनको भी सुनने वाले हैं। और उसके पहले मैं अपने भाषण को ख़त्म करने से पहले यहाँ पर कुछ घोषणाओं को दूंगा और उन घोषणाओं को आप लोगों को दोहराना है और सच्ची नीयत और निष्ठा से आप लोग अगर यहाँ पर आए हो और 9 अगस्त संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर मिला हुआ जो दिन है, अधिकारों का दिन है, इन अधिकारों के माध्यम से तुम अपने आप को इस देश में जीवित पाना चाहते हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जिस जिस जगह पर बैठे हो वहां पर खड़े हो जाओ। त्रिपाठी दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपाठी दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय बुढ़ादेव, जय जय बुढ़ादेव। मैं इस मंच के माध्यम से जो भी घोष वाक्य यहां से दूंगा, जो भी दिल से आवाज निकलेंगी वो तुम्हारा मेरे लिए उद्भोग होगा। और आज के कार्यक्रम को हम लोगों ने सफल रूप से मनाया, इसका एक प्रतीक होगा। कौन लड़ेगा? अधिकार की रक्षा कौन करेगा? अधिकार की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल की रक्षा कौन करेगा? इतिहास की रक्षा कौन करेगा? इतिहास की रक्षा कौन करेगा? जय जोहार, जय आदिवासी। मैं गणेश हिरपाची नागपुर से आपका बेटा, आपका भाई, आपके खून विचारों को लेकर पूरे देश में आदिवासियों के हित संघर्ष के लिए आंदोलन करता हूं और मैं ये अपेक्षा लेकर आया हूं कि आप लोग भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और यहां से एक संदेश लेकर जाएंगे कि 9 अगस्त ये दिन केवल नाचने के लिए नहीं है, केवल नेताओं को सत्कार करने के लिए नहीं है। तो जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसकी पेट में रोटी नहीं है और जिसके हाथों को काम नहीं है, जिसके सर को छत नहीं है, ऐसे समाज को आप लोग एक शैक्षणिक, वैचारिक, सामाजिक, संवैधानिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये संदेश यहाँ से लेकर जाओ और आपका छोटा भाई, छोटा बेटा होने के नाते मेरे शब्दों के माध्यम से अगर आपके किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंची है तो ये 10 उंगलियां जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। उल गुलाल जिंदाबाद। आपसे 20 मिनट नहीं बात हो गई। आप लोग बैठ जाइए। वास्तविक रूप से मेरा भाषण खत्म हो गया और मैं आप लोगों को मार्गदर्शन मेरा जो भी था, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना मार्गदर्शन आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आप लोग सुबह से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोगों को भूख लगी होंगी, कुछ लोगों को नींद आ रही या कुछ लोगों को थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा होगा, इसलिए मैं आयोजक कमेटी से भी क्षमा चाहता हूं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अगली बार जिस बार भी मैं आऊंगा बहुत अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि समाज की जो सामाजिक मानसिकता है, इस मानसिकता को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मंच पर बैठे हुए लोग जो है इनको भी एक उत्साह, प्रोत्साहन देना और उनको एक समय देना, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं जाते जाते आपकी पूरी टीम से बात करके जाना चाहूँगा और एक संघर्ष, जो संघर्ष की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, एक वैचारिक आंदोलन का निर्माण होना चाहिए छत्तीसगढ़ में और उसको हम लोग चालू करेंगे। जय आदिवासी।